चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सकें। चलो भाई, जितने लोग जुड़ चुके हैं आपको बताइए कल के क्वेश्चंस क्या क्या है ना। तो जल्दी से मुझे आप कल के जवाब दे देंगे। मेरे कल के क्वेश्चंस जो थे मैं उनके बातें कर लेता हूं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। मेरे कल के क्वेश्चंस थे, उनके जवाब आप लोग दीजिएगा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था मेरे साथियों, याद रखना। पहला क्वेश्चन था फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला सवाल कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन थे। और मेरा दूसरा सवाल था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो बताओ, ये 2 पॉइंट आप बता दो, तीसरा पॉइंट एक मैं बताऊंगा, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक अर्थशास्त्र। बाकी आपको मैं कल बता ही चुका था, माइक्रो मैक्रो ये सब क्या होता है ना। तो कोई चिंता वाली तो कोई बात है ही नहीं। इसको हम बोलते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। देखो, जिन जिन लोगों ने जवाब दिया है बहुत अच्छी बात है, जिनने नहीं दिया है सुन लो, है ना। जॉन मिनार्ड कीन्स, जेम कीन्स, बहुत बढ़िया। अल्फ्रेड मार्शल, जनक अल्फ्रेड मार्शल, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अल्फ्रेड मार्शल, बहुत बढ़िया। देखो, मैं आपको बताता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके पिता कौन है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता अगर आप गूगल करेंगे, देखो मैंने इसीलिए आपको होमवर्क दिया था ताकि आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके आए। दरअसल अल्फ्रेड मार्शल जो है, अल्फ्रेड मार्शल जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता है। अल्फ्रेड मार्शल, आ गई बात समझ में। लेकिन आप जब टेक्स्ट बुक पर जाएंगे ना, जो क्वेश्चन देता है, अगर उस पर जाएंगे तो उसमें यह भी आंसर है और एक और आंसर है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये भी दे रखा है उसके अंदर। लेकिन याद रखना है आपको, ये याद रखना है अल्फ्रेड मार्शल ये मेरे साथियों कौन है, तो ये आपके फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, याद रखना। फिर दूसरा सवाल आपसे मैंने ये पूछा था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो मेरे साथियों जे एम किन्स, जॉन मिनार्ड किन्स। जॉन मिनार्ड किन्स, जॉन मिनार्ड किन्स जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता है। कौन है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता। ओके। दूसरी बात, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। इनके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, ये अर्थशास्त्र के भी जनक है, तो घबराना नहीं है, ये इसका आंसर है। मैं आज फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उसके आंसर जो है आप लोगों से मैं पूछूंगा और कल आप लोगों को उसके आंसर जो है वो लेकर के आने हैं, मतलब मैं दूंगा अभी से, चिंता मत करना। चलो, जीडी की ये बैच है मेरे दोस्तों, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो दरअसल आर्थिक क्षेत्र होने वाला है, इकोनॉमिक सेक्टर या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। आ रही बात समझ में? यहां पर आपकी परीक्षा में सवाल कई प्रकार से आते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं आर्थिक क्षेत्र में मेरे साथियों, है ना। आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक सेक्टर या सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे? आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलो, मैंने कल भी बताया था कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती है ना। आर्थिक क्षेत्र कितने मुख्य क्षेत्र हैं, कल मैंने डिस्कस किया था ना। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में 3 मुख्य क्षेत्र हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना उसे हम जानते हैं मेरे दोस्त प्राथमिक क्षेत्र के नाम से। तो आइए जरा मैं हेडिंग डालता हूं प्राथमिक क्षेत्र। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं?
तो प्राइमरी सेक्टर आप इसे कह देते हैं, क्या बोल देते हैं इसे? प्राइमरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आप इसे कह देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। चलो भाई, इसमें सबसे पहला बिंदु लिखेंगे कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम का मतलब होता है अदर्स नेम। भाई इस प्राइमरी सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है? आ गई बात समझ में? सर हिंदी में लिखो, समझ नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा ये। यार कल मैंने बताया तो था, ये मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं पढ़ा चुका था जो पढ़ाना था। इसमें बताना, देखो अब आपके पास में ना अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। कभी हिंदी में लिखो, कभी अंग्रेजी में लिखो सर, कभी गुजराती में लिखो, कभी बांग्ला में लिखो, कभी इसमें लिखो, कभी उसमें लिखो। सर थोड़ा डांस कर लो, सर थोड़ा सा मजाक कर लो, सर थोड़ा सा है ना नागिन डांस भी कर लो। ऐसा थोड़ी होता है। देखो मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, हिंदी में बोल सकता हूं, आपको एज इट इज लाइन लिखूं ये तो संभव नहीं है ना। और इसमें देखो मैंने हर चीज अंग्रेजी में लिखी हुई है। खैर आप देखेंगे इसको। प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, इसके अन्य नाम क्या है? तो याद रखना है, इसको बोलते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इसको हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज बोलते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं। संबद्ध का मतलब है उससे जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए। आ गई बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एंड एलाइड, एलाइड का मतलब समझते हो? एलाइड का मतलब होता है एलाइड सेक्टर या एक्टिविटीज भी आप इसे कह सकते हैं, है ना। एक्टिविटीज ही लिखें। कृषि से कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई है, आप बता सकते हैं मुझे कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई है? मेरे भाई मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि गांव का जो मांगीलाल है ना, देखो मांगीलाल पहली बार आया है, मेरे एग्जाम्पल में आपको मांगीलाल ज्यादा दिखेगा। मेरी मांगीलाल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बस ये एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में मैं उपयोग करता हूं, क्योंकि गांव में मांगीलाल गंगाराम ये सब मिल जाते हैं। आपके गांव में भी मिलते हैं, मेरे गांव में भी मिलते हैं। तो अगर कोई मांगीलाल गांव में खेती करता है तो खेती के साथ साथ वो क्या क्या करता है? तो खेती के साथ साथ वो पशुपालन भी कर लेता है, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर से या खेती से, जैसे सोयाबीन उसने बोई, तो सोयाबीन बोएगा तो उसके बाद में भूसा उसको मिलेगा आखिरी में। भूसा, अरे सोयाबीन का जो कचरा होगा भूसा बोलते थे हमारे गांव में उसको। वैसे ही चने अगर उसने बोए, मटर बोए, तो बाद में जो भूसा उसा मिलेगा ना उसको, वो अपनी भैंसिया को खिला देगा, अपनी गैया को खिला देगा। आ रही बात समझ में? तो वो पशुपालन करेगा। अच्छा, पशुओं के साथ साथ कई सारे किसान है, जैसे मेरे ससुराल पक्ष में मछली पालन भी होता है। वो तालाब वालाब में मछली वछली पाल लेते हैं, है ना, मछली पालन। तो मछली पालन हो गया, और साथ में ही खेती करता है, तो वो फूलों की खेती कर लेगा, वो सब्जियों की खेती कर लेगा, वो फलों को उगा लेगा, फलों के बाग लगा लेगा, गुलाब के फूलों के बाग लगा लेगा। आ रही बात समझ में? तो ये भी काम कर सकता है वो। इसके अलावा गेहूं चावल खाद्यान्न फसलों को उगा लेगा। वो खाद्यान्न मतलब होता है फूड ग्रेन्स, है ना, जिनको खाया जाता हो पेट भरने के लिए, तो उसकी खेती कर लेगा। इसके अलावा मेरे साथियों मछली पालन हो गया, मैंने बता ही दिया आपको, भैंसिया पालन हो गया। इसके अलावा और क्या क्या हो गया? तो याद रखना है, कुल मिला के प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कहां से किया जाता है? अगर सवाल पूछा जाए तो याद रखना है प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है। तो इसमें हम एक बिंदु लिखेंगे कि इसमें उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से होता है। इसमें उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन। इसमें जो उत्पादन होगा वो कहां से होगा? प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से। प्राकृतिक संसाधनों से होगा, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस से होगा। जैसे भूमि एक नेचुरल रिसोर्सेस है, सही बात है कि गलत बात है? बोले सही बात है। तो भूमि से मेरे साथियों कपास का उत्पादन करें, जमीन से, चाहे गेहूं का उत्पादन करे, चाहे गन्ने का उत्पादन करे, किसी भी प्रकार का उत्पादन करे, वो उत्पादन नेचुरल रिसोर्सेस से हो रहा है ना। तो जितना भी ये उत्पादन होगा, कृषि भूमि पे ही तो होगी। अच्छा, खनन कहां पर होगा? माइनिंग, खुदाई कहां पर होगी? अयस्क कहां से निकाले जाएंगे? और बोलते ना आप उसे, और खनिज मिनरल्स, वो सब जमीन के अंदर से निकाले जाएंगे।
तो ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल है ना। तो याद रखना, उत्पादन जो होगा वो प्राकृतिक संसाधनों से होगा, पहला बिंदु याद रखना है। दूसरा बिंदु आपको इसमें ये याद रखना है कि देश की, भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र पर निर्भर है। तो देश की सर्वाधिक जनसंख्या, देश की सर्वाधिक जनसंख्या इस पर निर्भर है। मतलब लगभग 55% जनसंख्या जो है वो डिपेंड है इस सेक्टर पर। तो मोस्ट पॉपुलेशन आर डिपेंडिंग ऑन द प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट है। अच्छा, इसके उदाहरण क्या क्या, सवाल यहां से आता है। तो सबसे पहला लिखेंगे मेरे साथियों, अच्छा बताओ मुझे, कृषि, कृषि तो इसका नाम ही एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और कृषि का मतलब फल उगाना, फूल उगाना, है ना, सब्जी उगाना, ये सब इसके अंदर आएगा। हॉर्टिकल्चर, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे साथियों, गेहूं की खेती करना, ये सब भी इसी में आएगा। मुझे बताओ वन कहां पर लगाए जाते हैं? वन, फॉरेस्ट्री, वनों को लगाया जाता है जमीन पर, भूमि पर। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो याद रखना, वानिकी इसमें लिखेंगे, दूसरा वानिकी। और वानिकी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट्री, 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 फॉरेस्ट्री लिखेंगे। मुझे बताओ खनन, खनन का मतलब होता है माइनिंग, खुदाई करना, ये भी इसी में की जाएगी मेरे साथियों। इसके अलावा वानिकी हो गया। इसके अलावा लिखना पशुपालन, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्यन, मत्स्यन का मतलब होता है फिशिंग, फिशिंग, अरे मछली पालन, फिशिंग, तो ये भी इसी में आएगा, है ना, वन और ये सब। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं ना। तो पहला बिंदु मैंने क्या बताया? पहला बिंदु ये बताया कि इसका अन्य नाम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है। ओके, इसमें उत्पादन किसकी सहायता से होता है? प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से होता है। देश की सबसे जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी पर निर्भर है। और इसमें ये एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात और समझ लेना, इसका देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान है। तो लिखेंगे देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान। अब ये जीडीपी शब्द क्या है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल इतना समझे कि राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान इसी क्षेत्र का है। तो देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान, देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान, लीस्ट कंट्रीब्यूशन, लिस्ट कंट्रीब्यूशन इसका, देश की जीडीपी जो है उसमें सबसे कम योगदान है। ओके ओके ओके, दीपांशु ने यह भी कहा है कि कितना, हाँ मुर्गी पालन भी इसी में आएगा। इंपॉर्टेंट बता देना बेटा, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको इससे संबंधित सवालों को भी बताता हूं, है ना, छोड़ो, मैं आपको इससे संबंधित सवाल भी लेकर के आता हूं, मैं आपको सवाल करवाता हूं इससे संबंधित। एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल सुनना, कैसे कैसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए। कहां गया इकोनॉमिक्स? ओ भैया इकोनॉमिक्स कहां गया? अर्थव्यवस्था, मुद्रा बाजार, भुगतान संतुलन, राष्ट्रीय कृषि प्रमुख ने, कभी खुशी कभी गम। है ना, मैं सवाल भी लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए, मतलब हमारे पास में सवाल भी, चिंता मत करो। पर पहले इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, कैसे कैसे सवाल आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए पहले, है ना। चलो मैं ले आऊंगा सवाल, है ना, चिंता मत करना। सवाल आज नहीं तो कल लेके आ जाऊंगा, पर ले आऊंगा।
ठीक है, अभी सवाल ढूंढने में काफी समय लगेगा, मैं ले आऊंगा सवाल, इसके कल सवाल भी करवा दूंगा स्टार्टिंग में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो दूसरा क्षेत्र है जिसे आप बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। हिंदी में बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? सेकेंडरी सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। चलो भाई, इस सेकेंडरी सेक्टर को हम और किस नाम से जानते हैं? देखो इसके ना 3 नाम है हमारे पास में। इसका सबसे पहले अन्य नाम लिखो, अदर्स नेम। तो इसका सबसे पहला नाम तो है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र है ना, उद्योग क्षेत्र। और इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जितने भी उद्योग है वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। दूसरा मेरे साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं माध्यमिक क्षेत्र, मिडिल सेक्टर। क्यों बोल देते हैं आप इसे माध्यमिक क्षेत्र? क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बीच में है, इसलिए इसको माध्यमिक क्षेत्र के नाम से आप जानते हैं। तो इसको माध्यमिक क्षेत्र, मिडल सेक्टर भी आप इसे कह सकते हैं। तीसरा, आप इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विनिर्माण क्षेत्र, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो इतने सारे नाम इसके हैं द्वितीय क्षेत्र में, है ना। इसमें लिखेंगे अगला बिंदु, इसके एग्जाम्पल। तो जितने भी उद्योग है, सभी उद्योग एवं कारखाने, सभी उद्योग एवं कारखाने, वो इसके एग्जाम्पल है। सभी उद्योग एवं कारखाने इसके एग्जाम्पल है। जैसे मैं बात करूं लौह इस्पात उद्योग की, लौह इस्पात उद्योग को हम बोलते हैं अंग्रेजी में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सही है कि गलत है? बोले हां सर, बात तो सही है। चाहे मैं बात करूं स्टील उद्योग की, स्टील इंडस्ट्रीज की, चाहे मैं बात करूं घड़ी उद्योग की, चाहे मैं साइकिल उद्योग की बात करूं, सारे के सारे उद्योग और जितने भी कारखाने, चाहे वो चीनी कारखाना हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का कारखाना हो, वो सारे के सारे भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो चीनी कारखाना ये भी इसी में आएगा। एक और होता है एमएसएमई। एमएसएमई इसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में लिख देता हूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना। या इसी को सूक्ष्म सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये सारे के सारे जो है वो इसके अंतर्गत ही आते हैं। एमएसएमई भी आता है। मैं एमएसएमई को और आगे भी बताऊंगा एमएसएमई सेक्टर क्या होता है, पर फिलहाल ये आप समझ ले कि ये एमएसएमई है। ओके, चलो अब एक सवाल यहां पर बन सकता है कि विनिर्माण क्षेत्र इसको बोलते हैं, तो विनिर्माण का मतलब क्या होता है? सुनना मेरी बात को। किसी कच्चे माल को, कच्चा माल का मतलब है रॉ मटेरियल, किसी कच्चे माल के साथ
मूल्यवर्धन या वैल्यू एड करके नए उत्पाद में बदलना क्या कहलाता है? विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है। जैसे जैसे मैं बात करूं गन्ना, गन्ना हमें खेतों से मिलता है, गन्ने को हम शुगर केन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई साहब? हमारे साथ में अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं। शुगर केन। इस गन्ना के साथ में जब हम वैल्यू को ऐड करेंगे, या हम कहें इसको जब हम उद्योग में ले जाएंगे, उद्योग में, तो इस गन्ने से हम क्या बना सकते हैं? शक्कर बना सकते हैं। अरे शुगर बना सकते हैं, या फिर इसी से हम गुड़ भी बना सकते हैं। गुड़ आने का, हमको खेतों से कपास की प्राप्ति हुई। कपास का मतलब है कॉटन। इस कॉटन को जब हम उद्योग या मशीन में ले जाएंगे तो हम कपड़ा प्राप्त कर लेंगे। कपड़े का मतलब है क्लॉथ्स। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे गेहूं, गेहूं को हम अंग्रेजी में बोलते हैं व्हीट। जब हम इसको मशीन में या उद्योग में ले जाएंगे, इसके साथ कोई नई वैल्यू ऐड करेंगे, तो हम इससे बना लेंगे आटा, ब्रेड, बिस्किट, ये सब बना लेंगे। आ गई बात समझ में? इसलिए इसको विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग। सर बाइलिंगुअल प्लीज। मुझे बताओ, मैंने कौन सा हिंदी और कौन सा एक ही भाषा का उपयोग कर रहा हूं? मैं हर एक टर्म अंग्रेजी में बोल रहा हूं। इससे ज्यादा बाइलिंगुअल मैं क्या करूंगा बताओ? अब इससे ज्यादा तो मेरे बस में है ही नहीं ना। देखो ना, मैंने हर एक अंग्रेजी में लिखा। ऑल इंडस्ट्रीज एंड कारखाना, जितना भी कारखाने हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो सब। ओके, ये लिखा घड़ी उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज है ना, कॉटन इंडस्ट्रीज, क्लॉथ्स। ठीक है, तो अगर रॉ मटेरियल के साथ में किसी वैल्यू को ऐड करके हमने एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मेरे साथियों ये कहां पर बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। इसी को मिडिल सेक्टर भी हम बोल देते हैं। ठीक है, चलो इतना भर लिखो जल्दी से। आप कह रहे हैं स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। चलो बताओ, मैं कुछ सवाल आप लोगों के सामने रख दूं। जीडी में पूछे गए सवाल। पर मेरे पास सवाल हिंदी में ही है। चलो
बढ़े, आगे बढ़े। ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। एक अगला सेक्टर में लिखवाता हूं मेरे साथियों, और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसे? तृतीय क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर। अच्छा, इस टर्शियरी सेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं? है ना, इसका अन्य नाम क्या है? इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर के नाम से, सेवा क्षेत्र के नाम से। तो लिखेंगे इसका अन्य नाम है सेवा क्षेत्र, अन्य नाम सर्विस सेक्टर आप इसे कह देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सेवा क्षेत्र, क्योंकि ये बाकी सभी सेक्टर्स को सेवा देता है। ये प्राइमरी को भी सेवा देगा और सेकेंडरी को भी सेवा देगा। आ रही बात समझ में? इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? इसका अदर्स नेम क्या है? सर्विस सेक्टर है। तो दे आर आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये बाकी क्षेत्रों को भी सेवा देता है। और दूसरा बिंदु इसमें लिखेंगे, देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है ना, वो इसी का है। देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान, हम इसको क्या बोलेंगे? मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ऑफ इकोनॉमिक्स, या इंडियन इकोनॉमी आप इसे कह सकते हैं। तो देश की जीडीपी में मोस्ट कंट्रीब्यूशन है इसका। दूसरी बात मेरे साथियों, इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे आपको अपनी मम्मी को पैसा डालना है या उसको पैसा डालना है, आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद में आपको आमतौर पर पैसा डालना ही पड़ेगा अपने दोस्तों को, तो आप बैंकिंग का सहारा लेंगे। तो बैंकिंग ने आपको सर्विस दी। अभी आप जो क्लास ले रहे हैं वो किसके थ्रू ले रहे हैं? इंटरनेट। तो इंटरनेट आपको सर्विस दे रहा है। अभी आपको क्लास लेते लेते अपने मम्मी पापा की याद आ जाए तो आप कम्युनिकेशन का उपयोग कर लेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। और आप अपनी मम्मी से बात कर लेंगे, मम्मी याद आ रही थी इसलिए फोन लगा लिया। आपको बहुत ज्यादा याद आ रही है अपनी मम्मी की या उसकी, तो आपने क्या किया? ट्रेन से या बस से या एरोप्लेन से आप अपने गांव चले गए और मिल लिए। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन के जो साधन हैं वो भी मेरे साथियों सर्विस आपको दे रहे हैं। इसके अलावा ये जितने भी मास्टर आपको पढ़ाते हैं, जैसे मैं टीचर, भगवान न करे कभी आप बीमार हो अस्पताल में जाएं, तो मेरे साथियों एजुकेशन भी क्या है? एक प्रकार का सेवा क्षेत्र है एजुकेशन। टीचिंग, टीचर है ना, टीचर एजुकेशन में ही आ जाएगा। हॉस्पिटल, ये भी आपको सेवा दे रहा है, हॉस्पिटल। इसके अलावा देखो, आप अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं किसान भाई, वैसे ही मेरे दोस्त आप अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लें। बीमा क्षेत्र जो है, बीमा, ये भी आपको सेवा देता है। आपकी नौकरी लग गई, बहुत ज्यादा काम था, आपने बहुत काम किया, अब आपका मन नहीं लग रहा, आपने कहा चलो घूम के आते हैं, तो आप कहीं पर घूमने के स्थान पर चले गए, पर्यटन, टूरिज्म। आपको पैसे निकालने हैं, अब आपके पास पैसा खत्म हो गया, कैश खत्म हो गया, तो आपने एटीएम बूथ का उपयोग कर लिया। एटीएम बूथ, अरे एटीएम मशीन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है, होटल में आपने खाना खा लिया, रेस्टोरेंट में आपने खाना खा लिया। आ गई बात समझ में? तो इन्होंने क्या दी आपको? सेवा दी, सेवा दी मेरे साथियों। तो इंटरनेट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा का सारा क्या है मेरे दोस्त? सेवा है, सेवा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? सेवा बोलते हैं इसको, सेवा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा मेरे साथियों जो न्यायाधीश होते हैं वो भी सेवा देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए सेवा क्षेत्र के, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेवा देता है। सर एटीएम बूथ तो बैंकिंग में आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात है, मैंने तो केवल आपको बताने के लिए बताया है। सर होटल कैसे दे सकता है? वह तो हमारे पास से पैसा लेता है। तो सेवा में तो पैसा सभी लेंगे ना,
भाई हम आपको पढ़ा रहे तो क्या हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं क्या? पैसा लिया ना आपसे, जो भी 500-600 रुपए जो भी लिया होगा, तो हमने तभी तो सेवा दे पा रहे, नहीं तो बताओ हमारी सैलरी कैसे निकलेगी? हम भी तो बहुत सारे लोगों को, मेरे साथियों, रोजगार दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो उनको पैसा कैसे दे पाएंगे हम? ठीक है, तो ये सेवा क्षेत्र है। अब देखो इससे सवाल कैसे कैसे आपकी परीक्षा में बनेंगे, इससे सवाल कैसे कैसे आपकी परीक्षा में बनेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सारे के सारे सवाल मेरे साथियों जीडी में पूछे गए सवाल है। काय में पूछे गए सवाल है? जीडी में। अब यहां पर देखना ये सारे के सारे कैसे सवाल आ रहे हैं, है ना? ये जीडी में आए हुए सवाल हैं और आप इनका आंसर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है, दे के मानेंगे आप, है ना? देखना जरा, सबसे पहला तो एक ये सवाल है, अरे ये तो जीएसटी वाला सवाल आ गया, छोड़ो, ये वाला देखो, ये सवाल देखना, एक सवाल है। और अगला सवाल ये है हमारे पास में, ये जीडी में ही सवाल आए हुए हैं आपके। चलो पहले इन दो सवालों को देख लो। सबसे ऊपर वाला देखना पहले, सबसे ऊपर वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। बताओ भाई कौन सी एग्जाम में आया है? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर दो। सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय है, विनय मास्टर हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र बताओ कौन सा है? क्या बैंकिंग प्राइमरी में आएगा? भाई बैंकिंग तो सेवा देता है ना, ये तो आपको टर्शरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। क्या न्याय तंत्र मेरे साथियों? न्याय का मतलब है जो न्याय दे, जुडिशियरी आप इसे कह देते हैं, तो ये भी आपको सेवा दे रहा है ना। अरे वकील साहब, जज साहब आपको सेवा दे रहे हैं। कृषि मेरे साथियों ये आएगा सेवा क्षेत्र में। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, ये भी आपको सेवा दे रहा है। आप चाहें तो इसमें एक और ऐड करते हैं, आईटी सेक्टर, है ना? मैं बताऊंगा अभी सेवा क्षेत्र को दो और भागों में बांट करके देखा गया है, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल ये हमें देखना है मेरे दोस्त, इतनी बात है। कोई दिक्कत? बोलो नहीं, बोलो नहीं, नहीं ना? बढ़े आगे बढ़े, देखो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना? ये गड़बड़ी है, अंग्रेजी में क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास में, हिंदी में ही है। मैं कोशिश करूंगा कि कल टाइप करवा के लेके आ जाऊं। बताओ प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? वानिकी, वानिकी का मतलब है वनों को लगाना, फॉरेस्ट्री बोलते हैं इसको, तो यही तो है प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल। अच्छा संचार, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, आपको याद आई, फोन लगा लिया, टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल है ना, टर्शरी सेवा क्षेत्र का। परिवहन टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। कपड़ा बुनना, लिखा हुआ है कपड़ा बुनना, अरे भाई क्लॉथ वीविंग बोलते हैं इसको, वीविंग, वीविंग का मतलब है कपड़ा बुनना, जैसे छोटे बच्चे के लिए टोपी बनाई जाती है, तो ये मेरे साथियों ये ना सेवा दे रहा है, सेवा, सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल है ना? सर्विस भी नहीं कहो आप इसे, कपड़ा बुनना दरअसल ये सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, उद्योग क्षेत्र का, क्योंकि उद्योग में होता है कपड़े को बुनने का काम, है ना? जो क्लॉथ्स वीविंग होती है वो इंडस्ट्री में होती है, तो इसका एग्जाम, इसका भी क्या होगा? पहला ही आंसर होगा। चलो भाई ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसका जवाब दो। ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर, चलो भाई इसका भी जवाब दे ही दो, दे दो, इसका जवाब दे दो, है ना? बताओ पहले ऊपर वाला, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? बताओ क्या है? टर्शरी सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं? उत्पादक क्षेत्र बोलते हैं ना, सार्वजनिक क्षेत्र ना, सेवा क्षेत्र यही बोलते हैं ना, तृतीयक को सर्विस सेक्टर बोलते हैं ना, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सेवा क्षेत्र क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। बताओ प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं क्या? ना। कब पूछा गया है? जीडी 19 में पूछा गया है। अगला, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके माल का उत्पादन किया जाता है, तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि है? मैंने बताया, अब भी बताया मैंने, कि प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो किसकी सहायता से होगा? प्राइमरी सेक्टर की सहायता से होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे तो बताओ इसका आंसर, 57 का आंसर बताओ आप।
57 का आंसर देखो, एसएससी जीडी 2019, जीडी 2019, 1 तारीख को भी सवाल पूछा गया और 6 तारीख को भी पूछा गया, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में। बताओ बी बता रहे, बी क्या है? द्वितीयक। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है, तो यह किस क्षेत्र में होता है? अरे भाई, नेचुरल रिसोर्सेस का प्रोडक्शन करता है और उत्पादन किया जाएगा तो कौन से क्षेत्र में होगा, यह सवाल पूछा गया है। बताओ, बी बता रहे, कुछ डी भी बता रहे, बी सेकेंडरी बता रहे। ये एक बात बताओ, सिंपल सा सवाल है यार, कि भाई नेचुरल रिसोर्सेस की सहायता से उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ये क्या लिखवाया मैंने यहां पे, बताओ। इसमें उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से होता है। अरे भाई, प्राइमरी आंसर आना चाहिए ना, आप लोग बी क्यों दे रहे हैं? टी आएगा, डी प्राथमिक आएगा, प्राथमिक मेरे लालो, प्राथमिक आएगा। इसका आंसर ये आएगा, नेचुरल रिसोर्सेस की सहायता से प्रोडक्शन हमेशा प्राइमरी में ही होता है, ठीक है। बट आंसर सामने है आपके, बताओ, फिर भी जवाब नहीं दे पा रहे हो आप लोग, हैं? मां कसम, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो अगले सवाल की बात करते हैं। ये बताओ, हाँ ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल है, इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है, कैसी गतिविधि नहीं है? एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब ये पूछ रहा, अंग्रेजी वाले सुनना, इसमें से कौन सा एक ऐसी एक्टिविटीज नहीं है जो प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है? तो विच इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ऐसा पूछा गया है। ये डेयरी नहीं है, डेयरी है, डेयरी, डेयरी। देखो वानिकी है ना, वानिकी फॉरेस्ट्री बिल्कुल प्राइमरी का एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर या कृषि भी है, 2019 में पूछा गया। नए सवाल क्यों नहीं है इसमें? डेयरी मेरे साथियों ये भी है। ये बैंकिंग नहीं है ना, बैंकिंग किसका है? ये तो सर्विस सेक्टर का है ना, टर्शरी का है। क्या इसका एग्जाम्पल होगा? डी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डी। चलो अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो फिर तो बस आप सवाल गलत कर ही नहीं पाओगे अब तो। ये तो मैं आपको करवा ही चुका हूं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो ये सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस सर्विस सेक्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है। इस सेवा क्षेत्र का 2 पार्ट में विभाजन किया गया है। कई किताबें इस सर्विस सेक्टर को, सेवा क्षेत्र को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखती है। सर्विस सेक्टर, है ना, मैं बोल रहा हूं कई सारी किताबें इस सर्विस सेक्टर का या सेवा क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का जो डिवीजन है वो 2 और भागों में किया गया है। 2 भाग में विभाजन। इसका जो डिवीजन है, डिवीजन का मतलब होता है विभाजन करना, बांटना। तो एक को हम बोलते हैं मेरे साथियों चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर। और इसको हम किस नाम से जानते हैं पता है? इसको हम बोलते हैं नॉलेज सेक्टर के नाम से। नॉलेज सेक्टर, ज्ञान क्षेत्र बोल देते, ज्ञान एवं बौद्धिक क्षेत्र। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ज्ञान एवं बौद्धिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं ज्ञान एवं बौद्धिक क्षेत्र। ओके, नॉलेज सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन बनाने में बुद्धि की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? मेरे गांव का मांगीलाल बना सकता है क्या? अरे ये जो एप्लीकेशन है रोजगार विद अंकित की, इसको बनाने में मेरे गांव का मांगीलाल बना सकता है क्या? गंगाराम बना देगा? वो जो भैंसिया चराने गया है वो बना देगा क्या? नहीं बना देगा। बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि।
मैं ये नहीं कहना चाहता कि मांगीलाल के पास बुद्धि नहीं है, पर उसके पास बुद्धि है हसिया, यानी कि वो दराता लेकर के खेतों में काम करने की। अगर आप किसी शहरी व्यक्ति को खेतों में काम करने पहुंचाओगे तो वो अपने हाथ वाथ कटवा लेगा। गांव का व्यक्ति गांव के काम अच्छे से कर पाएगा। कई शहरी लोगों को तो गांव में भैंसिया बांधना भी नहीं आएगा कि कैसे भैंसिया को बांधा जाता है। तो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है भाई। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास, सर आप भी नहीं बना सकते, हाँ नहीं बना सकता। इसमें लिखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक, क्या बोलते हैं इसे, विज्ञान एवं तकनीक। ये भी तो इसी में आएगा चतुर्थक में। ओके, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलो दूसरा लिखेंगे। दूसरा, चतुर्थक के बाद में लिखना पंचम क्षेत्र। इसको बोलते हैं क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर। और पंचम क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? तो जो टॉप लेवल के डिसीजन लेने वाले इंस्टीट्यूशन से उनको शामिल किया जाता है। तो लिखेंगे इसमें उच्च स्तरीय निर्णय, टॉप लेवल डिसीजन, टॉप लेवल निर्णय या डिसीजन लेने वाले इंस्टीट्यूशंस, लेने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं इसको, को शामिल किया जाता है। मुझे एक बात बताओ, आपकी एग्जाम कब करवाएंगे कॉलेज की? कौन डिसीजन लेगा? कौन लेगा? यूनिवर्सिटी लेगी। तो इसमें एग्जाम्पल में लिखना यूनिवर्सिटीज। भाई आपके कॉलेज की एग्जाम कब होगी, इसका डिसीजन यूनिवर्सिटी लेगी। विश्वविद्यालय, भाई किसी व्यक्ति को मान लो कैंसर हो गया, जैसे मेरे मामा जी को अटैक की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक आ गया तो क्या इलाज होना चाहिए, इसका डिसीजन कौन लेगा? साइंस लेगा कि भाई है ना, हमें बाईपास सर्जरी की ओर जाना चाहिए या स्टेन लगवाना चाहिए। तो साइंस टॉप लेवल के डिसीजन लेगा। जैसे अभी वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो रिपोर्ट जो भी आई XYZ, उसको घुमा फिरा करके नए सिरे से पेश किया गया, XYZ जो भी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उसमें क्या क्या सुधार किए जाना चाहिए ताकि अगली बार ऐसी कोई दुर्घटना न हो, इसका डिसीजन भी साइंस लेगी, है ना। क्या क्या सरकार की तरफ से पॉलिसीज होना चाहिए, सरकार ने क्या डिसीजन लिया, सरकार का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। तो याद, हाँ डॉक्टर वही, साइंस डॉक्टर एक ही बात है, डॉक्टर साइंस का हिस्सा है। तो याद रखना, इसमें मीडिया लिख सकते हैं, मीडिया मतलब वही पेपर, न्यूज आजकल कहां न्यूज रह गई, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट, मेरे साथियों गवर्नमेंट, सरकार, तो ये टॉप लेवल के डिसीजन लेने वाली इंस्टीट्यूशन है, इनको इसमें शामिल किया जाएगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना। हालांकि अभी तक यहां से कोई सवाल नहीं आया, ये जितने सवाल मैंने बताए इतने सवाल आप जरूर याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, बताओ यहां तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बताएंगे एक बार, कोई समस्या, आफत, कुछ भी नहीं ना? ठीक है। सर उसका बी ही होगा, एक बार चेक कर लो जस्ट। शुगर कैन तो शुगर प्रोडक्शन,
अनुष्का, किसका भी होगा? नहीं बेटा, सबका आंसर सही है, मैंने चिंता मत करो, है ना। जब भी मैं क्लास में आता हूं तो उसके पहले आपको, है ना, बता देता हूं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो, मैं अगला चैप्टर की एक शुरुआत कर देता हूं आप लोगों के लिए। अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं? कल पढ़ने से पहले मैं आज ही उसकी बातचीत कर लेता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आपने कई बार सुना होगा पेपर में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, है ना, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसे सवाल आपने कई बार देखे होंगे। आ गई बात समझ में? ऐसे आपने कई सारे बिंदु देखे होंगे। तो इकोनॉमी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, अलग अलग आधार पर। तो सबसे पहला हम लिखेंगे कि दो लोगों के बीच में संबंध कैसा है। जैसे मेरा संबंध मेरे दोस्तों के साथ कैसा है? आ रही बात समझ में? मेरा दोस्त मुझसे जब जो चीज मांगता है मैं उसको दे देता हूं, मना नहीं करता हूं। और जब मुझे कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है तो मैं उससे मांग लेता हूं, वो भी मुझे मना नहीं करता। जैसे मुझे गाड़ी की आवश्यकता पड़ी तो मैंने उसको फोन लगाया, भाई मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसको मना नहीं करेगा, भाई ले जा। मैं कहूंगा भाई तेरी शर्ट मुझे पसंद आ गई, भाई ले जा। उसको मेरी साइकिल पसंद आएगी तो वो मेरे को बोलेगा भाई मेरे को तेरी साइकिल पसंद है, मैंने कहा भाई ले जा, वापस दे जाना। आ रही बात समझ में? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथियों कि इकोनॉमी को हम संबंधों के आधार पर भी दे सकते हैं। जैसे भारत की इकोनॉमी जो है, भारत की जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार की इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी या खुली इकोनॉमी? भारत की इकोनॉमी का संबंध अमेरिका से कैसा है, जर्मनी से कैसा है, जापान से कैसा है, फ्रांस के साथ कैसा है, ब्रिटेन के साथ कैसा है, पाकिस्तान के साथ कैसा है? आ गई बात समझ में? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। भाई एक बार बोल रहे बच्चे सर सवाल चेक कर लो। ओके भाई, कर लेते हैं। ये सवाल है, इनमें से कौन सी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका आंसर मेरे साथियों आपका डी होगा, ठीक है। इसके अलावा यह है जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है, तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित होता है? प्राथमिक क्षेत्र, इसका यही आंसर है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र, इसका ये सी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो मेरे साथियों वानिकी इसका उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, ठीक है। बिल्कुल सारे सही आंसर है, परेशान मत हो। ओके, चलो अर्थव्यवस्था के प्रकारों को हम आधार देख करते हुए बताएंगे। तो सबसे पहला आधार है मेरे साथियों वैदेशिक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन। वैदेशिक संबंधों के आधार पर, वैदेशिक संबंधों के आधार पर, वैदेशिक संबंधों के आधार पर। चलो अब इसको हम कल ही करेंगे, है ना। मुझे एक बात आप लोगों के लिए होमवर्क दे दूं? आप लोगों को मुझे होमवर्क ये देना है, आप मुझे ये बताइएगा कि भारत की इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी है? भारत की इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी है, ये आपको जवाब देना है ना। बाकी चर्चा अब हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही।